हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज फिजिक्स चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे हम फोर्स। और इस वीडियो में जो टॉपिक हमें कवर करना है वो है टॉर्क या कहीं मोमेंट ऑफ फोर्स, कपल एंड इक्विलिब्रियम। सो लेट्स स्टार्ट। फोर्स तो क्लास 9th में डिटेल में पढ़ा है, जहाँ पे अलग अलग इफेक्ट देखा था हमने। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स ऑन रिजिड एंड नॉन रिजिड बॉडी। और रिजिड बॉडी क्या होता है? एक ऐसा बॉडी जिसका एक फिक्स्ड शेप और साइज हो, उसे कहते हैं रिजिड बॉडी। ठीक है, क्लास 9th की बात साइड में रखते हैं, अब आते हैं क्लास 10th की टॉपिक पे। जब कभी भी एक रिजिड बॉडी पे फोर्स पड़ती है और उसमें अगर मोशन आता है तो वो दो तरह के हो सकते हैं। पहली है लीनियर मोशन और दूसरी है रोटेशनल मोशन। लीनियर मोशन क्या होता है? सपोज इफ यू आर पुलिंग और पुशिंग एन ऑब्जेक्ट एंड इट कम्स इनटू मोशन, उस तरह के मोशन को कहते हैं लीनियर मोशन, यानी जो एक स्ट्रेट लाइन में हो। और दूसरी है रोटेशनल मोशन, और यही हमें इस चैप्टर में डिटेल में कवर करना है। तो क्या होता है ये रोटेशनल मोशन? रोटेशनल मोशन या फिर कहें रोटेटरी मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट पे फिक्स कर दो एक साइड से और दूसरे साइड से पुश करो तो उसमें एक फिक्स्ड एक्सिस पे रोटेशन क्रिएट होता है। इस तरह के मोशन को कहते हैं रोटेशनल मोशन। और अगर नोट्स लिखना और डेफिनेशन ज़्यादा डिटेल में लिखना हो तो ये रही। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि रोटेशनल मोशन में बॉडी जो रोटेट करती है वो अबाउट एन एक्सिस करती है। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क, दोनों एक ही चीज़ें हैं। और इसे समझने के लिए एक ऑब्जेक्ट लेते हैं हम। Suppose this is a rod and it is fixed at this particular point, और यू कहें pivoted है। pivoted का मतलब होता है फिक्स्ड किया हुआ हो। और एक साइड से अगर हम फोर्स लगाते हैं इस रॉड पे, सपोज हमने फोर्स लगाया यहाँ पे, ओके, तो इसमें एक रोटेशन क्रिएट होगा और इसी फिनोमिना को कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क। और यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बातें हैं वो है, पहली बात तो ये फोर्स जो हमने इस ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट पे लगाया, और दूसरी है ये पाइवटेड पॉइंट से ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की डिस्टेंस। ओके, ये वाली डिस्टेंस, तो इन दोनों का ही प्रोडक्ट होता है मोमेंट ऑफ फोर्स, यानी मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल्स फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, यही है मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हैंडल ऑफ अ बाइसाइकिल, ओपनिंग अ नट यूजिंग रेंच, एंड डोर, ओपनिंग एंड क्लोजिंग अ डोर। और वो कैसे, चलो ये भी समझते हैं। सपोज दिस इज अ डोर एंड दिस इज द हैंडल ऑफ द डोर, ओके, एंड दिस डोर इज हिंज्ड और पाइवटेड हियर। तो डोर को अगर ओपन या क्लोज करना हो तो इस पॉइंट से हम फोर्स लगाएंगे, राइट, तभी जाके डोर ओपन या क्लोज होगी। और वो डिपेंड करती है डोर पे पुश करना है या पुल करना है। और दूसरी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो हिंज्ड एरिया है, आई मीन पाइवटेड एरिया है, वहां से लेके जहां हमने फोर्स अप्लाई किया, ये वाली डिस्टेंस। तो इस केस में भी मोमेंट ऑफ फोर्स हो जाएगी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, एंड ऑब्वियसली मोमेंट ऑफ फोर्स रोटेशन क्रिएट करता है। अगर इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो बस यही हमें समझना है पूरे चैप्टर में कि मोमेंट ऑफ फोर्स कब कहाँ कैसे काम करता है। एंड कुछ एडिशनल टॉपिक्स भी हैं जो हम कवर करेंगे थोड़ी ही देर में। अब समझते हैं फैक्टर्स जो अफेक्ट करती है टर्निंग ऑफ अ बॉडी या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स को। मोमेंट ऑफ फोर्स अफेक्ट करती है पहली बात जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हम लगाते हैं उस पे, और दूसरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन वेयर वी हैंग दैट बॉडी, या फिर को पाइवटेड पॉइंट। बुक में एक्सिस ऑफ रोटेशन भी लिखा रहता है। और अगर मोमेंट ऑफ फोर्स की डेफिनेशन चाहिए तो वो ये रही, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द पाइवटेड पॉइंट इज कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। और हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि रोटेशनल मोशन किसी भी बॉडी में होती है वो मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क की वजह से ही होती है। अब समझते हैं यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क। अब हमने देखा मोमेंट ऑफ फोर्स होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स की ऐसा यूनिट हो गई न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर, तो ये रही ऐसा यूनिट मोमेंट ऑफ फोर्स की। और सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन और मीटर। न्यूटन की होती है डाइन, मीटर की सेंटीमीटर। एंड 1 न्यूटन इक्वल्स 10 to the power 5 डाइन and 1 meter equals 10 to the power 2 centimeter. So 1 Newton meter in CGS unit will be 10 to the power
7 centimeter. Okay. Now कंडीशन फॉर मोमेंट ऑफ फोर्स टू बी जीरो. मोमेंट ऑफ फोर्स जीरो कब कब हो सकती है, और इसे समझने से पहले ये समझो कि मोमेंट ऑफ फोर्स मैक्सिमम कब कब हो सकती है. तो पहली कंडीशन है कि हमने फोर्स को मैक्सिमम रख लिया, और दूसरी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसे मैक्सिमम रख लिया. राइट. जब फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों ही मैक्सिमम हो तो मोमेंट ऑफ फोर्स भी मैक्सिमम होगी. और बहुत एग्जांपल है इसके, जैसे रेंच. You know what is wrench? If you don't know, let me tell you. Wrench is a device used to open nut. बुक में मिल जाएंगे इसकी डायग्राम. कुछ इस तरह से दिखती है रेंच. और यहाँ पे इस एरिया में नट फंसा के इधर फोर्स लगा के नट को ओपन या क्लोज किया जाता है. और दूसरी हो गई जैक स्क्रू. If you don't know what jack screw is, let me tell you again. Jack screw is a device used to lift a car. और उसकी भी हैंडल बड़ी होती है, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने मैक्सिमम कर दिया और हमने फोर्स अप्लाई किया तो बहुत ही इजीली कार को हम लिफ्ट कर सकते हैं यूजिंग जैक स्क्रू. ओके. अब आते हैं कंडीशन फॉर मोमेंट ऑफ फोर्स टू बी जीरो. तो पहली बात जब फोर्स जीरो हो, दूसरी बात जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो हो, और तीसरी व्हेन द अप्लाइड फोर्स पासेस थ्रू पाइवटेड पॉइंट. अब ये समझो तीसरी पॉइंट है क्या. ये रेंच का ही एग्जांपल ले लो. दिस इज पाइवटेड पॉइंट. ओके. फोर्स अगर हम इधर से लगाएं तो नट ओपन या क्लोज तो होगा, बट अगर फोर्स हम कुछ इस डायरेक्शन में लगाएं, आई मीन पाइवटेड पॉइंट तो यहाँ है, ये वाली पॉइंट पाइवटेड है, और अगर हम फोर्स ऐसे ही लगाएं पाइवटेड पॉइंट की तरफ, तो क्या ये नट ओपन या क्लोज होगी? आंसर इज क्वाइट ऑब्वियस, नो. राइट. सो ये है इसका मतलब कि फोर्स जब पाइवटेड पॉइंट के थ्रू पास हो तो मोमेंट ऑफ फोर्स जीरो होता है. नेक्स्ट है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स. और इसे भी समझने के लिए दो एग्जांपल से समझते हैं. सपोज दिस इज अ रॉड एंड दिस इज पाइवटेड एट दिस पॉइंट, और हमने फोर्स लगाया यहाँ पे ऐसा, यहाँ इस पॉइंट पे. अब देखो, क्योंकि ये यहाँ पाइवटेड है, इसमें रोटेशन तो होगी, बट रोटेशन का डायरेक्शन क्या होगा? कुछ इधर जाएगा, राइट, इस डायरेक्शन में. तो ऐसे मोमेंट ऑफ फोर्स जहां रोटेशन हो क्लॉक के ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स. एंड लेट्स कंसीडर अनदर एग्जांपल. दिस इज द रॉड एंड दिस टाइम इट्स पाइवटेड हियर, इस पॉइंट पे. अब फोर्स हमने लगाया अभी यहाँ. अब ये रोटेशन इस तरफ होगी, राइट. अगर ध्यान से देखो तो ये जो रोटेशन है वो किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? सो आंसर इज ये है क्लॉकवाइज रोटेशन, और ये है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, राइट. तो अब ध्यान दो इस बात पे. अब क्योंकि मोमेंट ऑफ फोर्स का एक डायरेक्शन है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, सो हम कह सकते हैं कि मोमेंट ऑफ फोर्स का मैग्नीट्यूड तो है ही, बट इसमें डायरेक्शन भी है. सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके. ध्यान रखना इस बात को. मोमेंट ऑफ फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है क्योंकि इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. एंड यहाँ एक साइन कन्वेंशन भी है. एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स को हम कंसिडर करते हैं पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज को हम कंसिडर करते हैं नेगेटिव मोमेंट ऑफ फोर्स. ओके. और जब कभी भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव रखेंगे और क्लॉकवाइज को नेगेटिव रखेंगे. और अगर नोट्स चाहिए तो ये रही, लिख लो इसे डिटेल में. एंड ये बात इंपॉर्टेंट है, क्लॉकवाइज नेगेटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव ऑलवेज. नाउ लेट्स सी एग्जांपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स. वैसे तो डोर वाली एग्जांपल हमने पहले देख ली, लेकिन अगर डिटेल में लिखना चाहो तो ये रही नोट्स. एंड सॉरी, हियर इज नो फिगर. एंड यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर ये डोर है, हैंडल उसकी हमेशा नोटिस करोगे एट द एंड ही होती है, बीच में नहीं होती. क्यों नहीं होती? क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पाइवटेड पॉइंट एंड द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स डिक्रीज हो गई. एंड हमने पढ़ा परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है मोमेंट ऑफ फोर्स, यानी मोर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस मोर विल बी द मोमेंट ऑफ फोर्स. इसीलिए दरवाजा को जब भी बीच से पुश करते हो हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, और जब एट द एंड करते हो तो हमें कम फोर्स में ज़्यादा आउटपुट मिल जाता है. अब समझते हैं कपल. वैसे कपल का सिंपल मीनिंग होता है पेयर.
यानी जोड़ा, बट ये किस चीज का पेयर है वो इंपॉर्टेंट है। इसे भी समझते हैं एक एग्जांपल से। सपोज दिस इज अ रॉड एंड इट इज पाइवटेड या फिक्स किया गया इस पॉइंट पे। एक फोर्स हमने यहाँ लगाया और दूसरा फोर्स हमने यहाँ लगाया। अब ध्यान दो, ये जो फोर्स हम लगा रहे हैं वो किस तरह की है। फोर्सेस अप्लाइड आर, पहला बात, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ओके, यानी जितना फोर्स इस पॉइंट पे लगाया उतना ही फोर्स हम यहां भी लगाएंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि बोथ द फोर्सेस आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। एंड तीसरी बात, दिस टू फोर्सेस आर नॉट एक्टिंग इन द सेम लाइन ऑफ एक्शन। यानी एक फोर्स अगर इधर की तरफ लग रही तो दूसरी फोर्स जस्ट उसके ऑपोजिट साइड लग रही है। और इस कंडीशन को हम एंटी पैरेलल भी कह सकते हैं, राइट। देखो ये दोनों फोर्स क्योंकि ऑपोजिट इन डायरेक्शन है और ये ऑब्जेक्ट पाइवटेड है एक पॉइंट पे, तो फोर्स अप्लाई करने के बाद इसमें रोटेशन आ जाएगी। तो ऐसे फोर्सेस के पेयर को कहते हैं कपल। पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन टू कॉज रोटेशन इज कॉल्ड कपल। ठीक है बात। और डिफिनेशन लिखना चाहो तो ये रही। अब समझते हैं कपल से जुड़े कुछ एग्जाम्पल्स। तो पहली है रेंच की आर्म। रेंच कैसा होता है, कुछ ऐसा। यू कैन नेग्लेक्ट माई ड्राइंग स्किल्स एंड दिस इज अ नट। ओके, हम फोर्स कहाँ लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं, कुछ इधर और कुछ इधर। यहाँ पकड़ के हम नट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, तब जाके नट ओपन या क्लोज होता है। ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे वाटर टैप को ओपन या क्लोज करना, वाटर बोतल की कैप को ओपन या क्लोज करना, कार की स्टीयरिंग को टर्न करना, बाइसाइकिल के पेडल्स को पुश करना, ऑल आर एग्जांपल ऑफ कपल। ओके, एंड नाउ लेट्स सी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज मोमेंट ऑफ कपल। मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है, इसे भी समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। वैसे अभी तक तो क्लियर हो गया है कि कपल से रोटेशन क्रिएट होता है, किसी भी तरह का लीनियर एक्सेलरेशन या लीनियर मोशन नहीं क्रिएट होता। तो सपोज दिस इज अ रॉड पाइवटेड एट दिस पॉइंट एंड एक फोर्स हम यहाँ लगा रहे हैं, सपोज F, और इस पॉइंट को लेते हैं हम A, और दूसरी फोर्स हम इसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स, इस पॉइंट को लेते हैं B। ओके, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर देखें फ्रॉम द पाइवटेड पॉइंट तो A साइड की हो गई ये, इसे लेते हैं D1, और B साइड की हो गई ये, इसे लेते हैं D2। ओके, और अगर यहाँ पे टॉर्क कैलकुलेट करें एट पॉइंट A, मोमेंट ऑफ फोर्स एट A क्या हो जाएगा, इट विल बी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज D1 एंड मोमेंट ऑफ फोर्स एट B क्या हो जाएगा, इट विल बी फोर्स multiplied by perpendicular distance which is D2 in this case. Now अगर नेट मोमेंट ऑफ फोर्स देखें या फिर टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स देखें तो हमें ऐड करना होगा ये FD1 प्लस FD2। अब क्योंकि इस पॉइंट पे फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड तो हम फोर्स कॉमन निकाल सकते हैं F, एंड बच गया D1 प्लस D2। ओके, बट अगर यहाँ पे D1 और D2 को देखो तो ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, इसे हम कहते हैं कपल आर्म, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं D नाम से। तो ये हो गई FD। ओके, सो दिस इज मोमेंट ऑफ कपल, और यहाँ से भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ठीक है, ध्यान देना, दिस इज नॉट मोमेंट ऑफ फोर्स, दिस इज मोमेंट ऑफ कपल। ओके, अब समझते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज। व्हाट इज इक्विलिब्रियम, इसे भी समझने के लिए एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। सपोज दिस इज अ टेबल, इसके ऊपर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा। ओके, अब यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स कॉन्स्टेंटली लग ही रही होगी। पहली है फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ, और इसके इक्वल एंड ऑपोजिट इन मैग्नीट्यूड जो फोर्स है वो है नॉर्मल रिएक्शन जो ऊपर की तरफ लगती है। तो यहाँ पे ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं, इसलिए ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर पा रही है। तो ऐसे स्टेट को कहते हैं इक्विलिब्रियम, जहां पे नेट फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ रही हो वो जीरो हो, 0 न्यूटन। ओके, इट्स नॉट ON, इट्स 0 न्यूटन। ठीक है, अगर ज्यादा डिटेल में समझना है तो चलो समझते हैं अगले स्लाइड में।
So, in general terms, we can define equilibrium as when a number of forces are not responsible for changing the state of a rest of a body or linear or rotational motion of the body, then only the body is said to be in the state of equilibrium. यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ रही फोर्सेस एक दूसरे को कैंसल आउट कर दे और नेट फोर्स जीरो हो जाए, चाहे वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो या फिर लीनियर मोशन में हो या रोटेशनल मोशन में हो, तो ऐसे स्टेट को कहते हैं इक्विलिब्रियम। और अभी हम एग्जांपल से भी समझेंगे कि ये जो सेकंड वाला केस है, आई मीन रोटेशनल मोशन वाला केस है, वो क्या होता है। सो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, इक्विलिब्रियम आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और स्टैटिक का मतलब ही होता है रेस्ट इन फिजिक्स। ओके, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम वो कंडीशन होती है जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ रही फोर्सेस के बावजूद भी वो ऑब्जेक्ट मूव ना करे। अब समझते हैं ये दूसरी एग्जांपल, ये बीम बैलेंस देखो। बीम बैलेंस का ये वाला जो हैंडल है वो रेस्ट पे कब रहता है, जब हम लेफ्ट हैंड साइड का जो बीम है और राइट हैंड साइड का बीम है उस पे हम इक्वल मासेस ऑफ ऑब्जेक्ट रखें, राइट। एक साइड हम वेट रखते हैं, दूसरा साइड ऑब्जेक्ट रखते हैं, और हैंडल रेस्ट कंडीशन पे लाई करता है। ऐसे स्टेट को कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। और दूसरी है डायनामिक इक्विलिब्रियम, यानी ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट वेलोसिटी में है और उस पे लगने वाले फोर्सेस एक दूसरे को कैंसल आउट कर दे या फिर इसमें भी नेट मोमेंट ऑफ फोर्स जीरो हो जाए, तो ऐसे स्टेट को कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। जैसे कि एग्जांपल समझो, ये वाली रेन ड्रॉप जब नीचे की ओर आती है, आई मीन अर्थ की सरफेस की तरफ, तो उस पर कुछ फोर्सेस लग रहे होते हैं। पहली बात है ग्रेविटी नीचे की तरफ, और दूसरी बॉइंट फोर्स ऊपर की तरफ, और एयर रेजिस्टेंस भी लगता है, रेजिस्टेंस फोर्स लिखते हैं। सारी की सारी फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट करके नेट फोर्स जीरो हो गई, ऐसे कंडीशन को कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। और रेन ड्रॉप जब अर्थ की सरफेस की ओर आती है, क्योंकि ये फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आती है। ओके, और भी एग्जांपल्स है बुक में, जैसे एरोप्लेन। सपोज दिस इज एन एरोप्लेन, सपोज कर लो। आई नो आई एम बैड इन ड्राइंग्स। इस प्लेन पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा? पहली बात, नीचे की तरफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, एंड इधर एयर रेजिस्टेंस। और भी जितने फोर्सेस है सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे, और ये प्लेन अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करेगी। ऐसे सिचुएशन को कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम की कुछ कंडीशंस होती है। तो पहली बात है रिजल्टेंट फोर्स ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी जीरो, जो हमने देखा, यानी एक ऑब्जेक्ट पे पड़ने वाले जितने भी फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे और नेट फोर्स जीरो हो जाए। और दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, द अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी अबाउट द पॉइंट ऑफ रोटेशन शुड बी जीरो। That means the sum of anti-clockwise moments about the axis of rotation should be equal to the sum of clockwise moment about the same axis of rotation। और यही कॉन्सेप्ट है मोमेंट ऑफ फोर्स का भी। अगर ये एक रॉड है और यहाँ पे इसे हमने हैंग कर दिया या फिक्स कर दिया है इस पॉइंट पे, और इधर हमने कुछ ऑब्जेक्ट लगा दिया, सपोज मास 1, और यहाँ पे हमने लगा दिया दूसरा ऑब्जेक्ट, सपोज मास 2, तो यहाँ पे ये जो फोर्स नीचे की तरफ लग रही है F1, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है D1, और यहाँ पे ये जो फोर्स नीचे की तरफ लग रही है F2, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है D2, शुड बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी मोमेंट ऑफ फोर्स एंटी क्लॉकवाइज वाली शुड बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ फोर्स क्लॉकवाइज साइड। ओके, ये कंडीशन है इक्विलिब्रियम का। नाउ लेट्स सी यूनिफॉर्म मीटर रूल। बोर्ड्स में इस कॉन्सेप्ट से भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, एंड डोंट वरी, वी विल कवर न्यूमेरिकल्स सून। यूनिफॉर्म मीटर रूल, द नेम इटसेल्फ कन्वेज दैट यूनिफॉर्म मीटर रूल होता है 1 मीटर्स का, या फिर कहें 100 सेंटीमीटर का। रीडिंग्स कुछ इस तरह से होती हैं, माय बैड, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100 सेंटीमीटर तक की मार्क होती है, रीडिंग होती है इसमें, और इसे कहीं लटका दिया जाता है या फिक्स कर दिया जाता है, और इसके दोनों साइड ऑब्जेक्ट को लटका दिया जाता है, सपोज एक यहाँ एक यहाँ। ओके, और न्यूमेरिकल्स इसी कॉन्सेप्ट से आते हैं। बाकी सारी वैल्यूज दी हुई है, तो ये जो मास या वेट हमने लटकाया है उसकी वैल्यू बताओ, या फिर ये वाली डिस्टेंस।
ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं। बट एक और इम्पॉर्टेंट बात कि स्केल का मास या फिर रूलर का मास जो लाई करता है वो होता है एट इट्स सेंटर। और ये कंडीशन क्यों? क्योंकि अगर मान के चलो एक रूलर है और इसे हमने यहाँ पे फलक्रम किया हुआ है या फिर पाइवट किया हुआ है और ये साइड हमने लोड दिया या फिर वेट लटकाया और ये साइड ये साइड कुछ नहीं दिया, बट फिर भी ये स्केल इक्विलिब्रियम स्टेट पे रह सकती है, यानी हॉरिजॉन्टली रह सकती है। तो ऐसे केसेस में काम आता है मास ऑफ रूलर। और याद रखना मास ऑफ रूलर लाई करता है हमेशा एट इट्स सेंटर। ओके। और एक कॉन्सेप्ट आता है हाफ मीटर रूल का। हाफ मीटर रूल 50 सेंटीमीटर तक ही होती है। 0 to 50, सेंटर में आ गया 25 सेंटीमीटर। एंड इसमें भी कहीं फलक्रम कर दिया, कहीं वेट लटका दिया और हमसे किसी एक की या दो की वैल्यू पूछ ली। और जरूरी नहीं है कि एक एक ही वेट लटकाए, दो भी लटका सकते हैं, दोनों साइड भी लटका सकते हैं, देयर इज नो इशू। M1, M2, M3, M4 ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आते हैं। एंड इसमें भी इम्पॉर्टेंट बात कि हाफ मीटर रूल का भी मास कहाँ लाई करेगा? एट इट्स सेंटर। ओके, ध्यान रखना इन बातों को। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में विच विल बी ऑन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। टिल देन टेक केयर, सी यू सून।